नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो और उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जबकि पूरे देश में जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, वो सभी किसी ना किसी रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर जो है वो संकेत दे रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होनी लाजमी है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो 80 लोकसभा सीटें, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत मिली थी और इसीलिए बीजेपी को जो केंद्र में सरकार बनी, इसलिए मानते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी उनकी संसदीय सीट है और इसलिए इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर फोकस कर रही है। बीजेपी फोकस भी कर रही है और साथ साथ बीजेपी की रणनीति इस बार उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो उसको 61 सीटें मिली थी, उससे ज्यादा सीटें जीतने की हैं। दावा 80 की 80 सीटों का किया जा रहा है और यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि बीजेपी अगर उत्तर भारत में या नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ सीटें लूज करेगी तो उसकी भरपाई वो उत्तर प्रदेश से कर सकती है, क्योंकि वहां पर उसकी स्थिति स्ट्रांग है। वहां जो उसकी डबल इंजन की सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, वो जो डबल इंजन की सरकार है वो बड़ी तेजी से दौड़ रही है और एक तरफ मोदी की लोकप्रियता, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। और इस विनिंग कॉम्बिनेशन को बीजेपी ने आज एक और तरह से कह सकते हैं धार देने की कोशिश की। आज बाबूजी को याद करके, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बीजेपी ने याद किया, क्योंकि कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर जय श्री राम भी था और कल्याण भी था। तो आज का दो टूक इसी विषय पर है, जय श्री राम और कल्याण, 80 सीटों का संग्राम। कैसे बीजेपी एक योजना बना रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने भी आज उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का कार्ड खेल दिया है और यह विपक्ष की अपनी स्ट्रैटेजी है। इन तमाम रणनीतियों के बीच उत्तर प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है, आज यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए यह रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुमत जुटाने के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। भाजपा का लक्ष्य यूपी की सभी 80 सीटें जीतना है। भाजपा को लगता है कि गरीब कल्याण और राम मंदिर निर्माण से वो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो टूक बात की। दरअसल आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, जिसे भाजपा हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया, उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को
नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। हालांकि कल्याण सिंह का निधन 2 साल पहले ही हो गया था, लेकिन वो भाजपा के ऐसे नेता थे जिनकी पिछड़ों में बड़ी पैठ थी और जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार गंवा दी। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी नेताओं ने राम मंदिर की बात भी की और जय श्री राम के नारे भी खूब लगे। लेकिन यूपी की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। बीएसपी भी अपनी ताकत बटोर रही है, तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस सभी 80 सीटें जीतेगा और इसके लिए अखिलेश यादव ने जाति जनगणना का कार्ड भी खेल दिया है। आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई बन सकती है तो वो हमारी जाति जनगणना है। और जाति जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम हर समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहते हैं। इस बीच चुनावी गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। रामचरितमानस का अपमान करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज लखनऊ में जूता फेंका गया, तो घोसी में भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई। तो माहौल जो है उत्तर प्रदेश का भी गर्मा रहा है, क्योंकि 80 सीटें जो है दांव पर लगी हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि जो है वो खास तौर से हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई। इसके अपने बहुत मायने हैं, क्योंकि जैसा इस रिपोर्ट में भी मैंने बताया कि कल्याण सिंह एक लोध नेता और बड़ी तादाद में जो है पिछड़े जो वर्ग हैं उनका नेतृत्व करते थे कल्याण सिंह, और इसीलिए जो है जाति की जनगणना का कार्ड जो है अखिलेश यादव खेल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वोट हैं उनके लिए एक बड़ी जंग होगी, और इसलिए कल्याण सिंह को याद करना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है, और दूसरा कारण इसलिए भी क्योंकि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर का उद्घाटन होगा 2024 में, और कल्याण सिंह दरअसल ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राम मंदिर के नाम अपनी सरकार कुर्बान कर दी। जी हाँ, आपको अच्छी तरह से याद होगा 2019 में जब बाबरी ढांचा था वहां पर, और जब कार सेवा हो रही थी, उसके बाद कार सेवा के दौरान उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे, और जब शाम तक कार सेवकों ने उस ढांचे को जमींदोज कर दिया, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी गई। और जब बाद में कल्याण सिंह से सवाल पूछे पत्रकारों ने कि आखिर उन्होंने कार सेवा रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, बाबरी ढांचे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो कल्याण सिंह ने कहा, मैं एक भी गोली कार सेवक पे, राम सेवक पे नहीं चला सकता, भले ही मेरी कितनी सरकारें कुर्बान हो जाएं। एक बार सुन लेते हैं कल्याण सिंह ने बाद में इंटरव्यू में क्या कहा था, उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे। लाखों कार सेवक मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते, और फिर ढांचा फिर भी ना बचता।
तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था और भले इसके लिए मेरी कितनी सरकारें जो है कुर्बान हो जाएं। और इन सबको लेकर आज की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कल्याण सिंह की भी एंट्री होती दिख रही है। और आज का मेरा सवाल दो टूक में, आज का सवाल जो है वो बड़ा साफ है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज का मेरा सवाल, कल्याण सिंह का नाम और जय श्री राम, क्या इनके भरोसे भाजपा जीतेगी 80 सीटों का संग्राम? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। कल्याण सिंह का नाम और जय श्री राम, क्या इनके भरोसे भाजपा जीतेगी 80 सीटों का संग्राम? यह मेरा सवाल। और चर्चा के लिए आज की डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं और जल्दी जो बाकी चौथे मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश से विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। राजकुमार भाटी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी। मेरे साथ अरुण राजभर जुड़े हैं, सुबह सपा के महासचिव हैं। और मेरे साथ जल्द ही आर बाग जो कि बीएसपी के नेता हैं वो भी जुड़ेंगे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपसे इस चर्चा की डिबेट की शुरुआत करता हूँ। जय श्री राम तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में और अब कल्याण सिंह जी की भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि क्या पिछड़े वोट के आधार पर ही ये पूरा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा? क्या इसलिए आज कल्याण सिंह जी को खास तौर से जो है याद किया गया? अशोक जी, आपके डिबेट की शुरुआत में सबसे पहले उन जन नायक को प्रणाम करके करना चाहूंगा जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा उनका एक बलिदान रहा है। आज अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो कल्याण सिंह जी के योगदान को, कल्याण सिंह जी की कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। और कल्याण सिंह जी एक ऐसे जननायक के तौर पे जो हमेशा हम सबके हृदय में रहते हैं। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपने सवाल पूछा, आपका सवाल पूछना अपना वाजिब हो सकता है अपनी जगह, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी हमेशा से हम सबके हृदय में रहे। हाँ, उनके हृदय में नहीं हो सकते जो उनसे नफरत करते रहे, जिन्होंने उनका इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन कल्याण सिंह जी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, एक एक हमारे नेता हो, वो कल्याण सिंह जी को कभी हृदय से निकाल नहीं पाए। आज वो भौतिक तौर पे भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कौन भूल सकता है कि कल्याण सिंह जी के सामने जब एक तरह की स्थिति आई कि कल्याण सिंह जी को जब सत्ता एक तरफ नजर आ रही थी और एक तरफ अपना दायित्व नजर आ रहा था, जिस दायित्व को लेकर उन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाने का संकल्प किया था, तो उन्होंने एक ठोकर में सत्ता को छोड़ दिया। कौन भूल सकता है? कौन उस वचन को भूल सकता है जब उन्होंने कहा कि नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी का दोष नहीं है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसे लाखों वाक्य हैं, हजारों वाक्य हैं। कल्याण सिंह जी हम सबके हृदय में वास करते हैं और आप उनको, मेरी आपत्ति है अशोक जी कि आप उनको एक ओबीसी समाज के लीडर के तौर पर उनको अगर आप कैटेगराइज करते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है। कल्याण सिंह जैसे व्यक्तित्व के साथ, कल्याण सिंह जैसी शख्सियत के साथ आप उनको किसी जाति के दायरे में नहीं बांध सकते। कल्याण सिंह जी अगड़े रहे हो, पिछड़े रहे हो, कोई भी रहा हो, जिसके हृदय में प्रभु राम बसते हैं, जिसके हृदय में राष्ट्रीयता बसती है, जिसके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम बसता हो, वो कल्याण सिंह जी हर व्यक्ति के नेता थे, हर व्यक्ति के अभिभावक थे, हर व्यक्ति के पूज्य थे। और इसलिए आपको शायद ये दूसरी उनकी पुण्यतिथि पे शायद आपको अवसर मिला हो कवरेज करने का, लेकिन हमने वह दृश्य भी देखा कि जब उन्होंने हम सबके बीच से रुखसत किया, हम सबको छोड़ा, तब आप देखिए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, एक एक नेता हो, हर व्यक्ति पहुंचा था। हाँ, कुछ लोग जो पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं वो नहीं पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जाके एक पुष्प ही चढ़ाया और चढ़ाया। उनकी पहली पुण्यतिथि पड़ी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जो पहुंच पाया पहुंचे, नहीं तो अपने घर पे भी चित्र लगा के कल्याण सिंह जी को नमन किया, प्रणाम किया। मैं राजस्थान चुनाव के सिलसिले में जयपुर में हूं, लेकिन हम लोगों ने भी यहां पे प्रणाम किया। तो कल्याण सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है जो मुझे लगता है किसी एक दायरे में आप उनको नहीं बांध सकते, उनके योगदान को नहीं भूल सकते और साथ ही साथ उनको भी नहीं भूल सकते जिन लोगों ने उनके साथ छल किया, ओके, उनको अपमानित करने का प्रयास किया। आज इतनी बड़ी, हाँ शलभ जी, आपकी आपत्ति जो है वो सरा आंखों पर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी होती है आजकल उसी तरह से चलती है। मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि ये सवाल अभी आगे भी आएगा, इस सवाल इस कंटेक्स्ट में भी आएगा, क्योंकि जो है आज जो अखिलेश यादव ने जो कार्ड खेला है वो भी कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोटों के कंटेक्स्ट में। लेकिन आपकी इस बात से मैं जरूर सहमत हो सकता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना गया जिन्होंने चाहे नकल माफिया के खिलाफ अभियान चलाया या अपराधियों के
खिलाफ अभियान चलाया। शासन प्रशासन में जो उनकी जो दक्षता थी, जो उन्होंने कड़ाई दिखाई, वो उत्तर प्रदेश में बदलाव का एक बड़ा कारण था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर एक बार सवाल पर आता हूं, जो मेरा मूल सवाल है। 80 सीटें आज जीतने की बात कर रही है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने की बात कर रही है। आपको लगता है ये एक ज्यादा बड़ा जो है महत्व? ठीक है, चुनाव में हर पार्टी कहती है बड़ी बड़ी बात, लेकिन कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी है, क्योंकि 2 सीटों पर तो लग रहा है कि अब अखिलेश, माफ कीजिएगा, अखिलेश नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी कांग्रेस उतारने की तैयारी कर रही है वहां से। देखिए अशोक जी, आज अवसर परम पूज्य कल्याण सिंह जी पर चर्चा को लेकर, लेकिन आपने राजनीतिक सवाल पूछा है, उसका जवाब देना मेरा दायित्व बनता है। देखिए, हम उनमें से नहीं है जो ये कह रहे थे कि हम 400 सीटें जीते। अशोक भाई, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें जीतेंगे, और बाद में कपोल कल्पना के लिए आपको पता है 400 सीटें जीतने की किसने दावा किया था और किसकी कितनी सीटें आई। लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं 80 सीटें जीतेंगे, तो एक प्रॉपर होमवर्क के जरिए कह रहे हैं, एक फीडबैक के जरिए कह रहे हैं। आप जरा बताइए ना, उत्तर प्रदेश में जब 2022 के चुनाव हो रहे थे, अशोक भाई आपके सामने भी बहुत से लोग डिबेट में आए थे, आज भी आएंगे, और चुनौती दे रहे थे, बोले थे कि दोबारा सरकार लाके दिखा दो। दोबारा सरकार नहीं आती, सरकार तो चली गई, सरकार तो अब जा चुकी है, कह रहे थे ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सुशासन देखा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संत ने कमान संभाल रखी है, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनकी बहन आज भी फूल बेचती है। कौन सी जाति जनगणना आप कराएंगे? कोई बताए ना, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, कितने उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। पर मैं तो चुनौती देता हूं कि आज भी मोदी जी के परिवार के लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, ये किसको नहीं पता। आज भी योगी जी के परिवार की जो उनकी सगी बहन है, वो फूल बेचने का काम करती है, किसको नहीं पता। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप अपने आपकी बहन फूल बेचती हैं, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते, क्या जवाब दिया योगी आदित्यनाथ जी ने? कहा कि नहीं, इस प्रदेश की हर बहन हमारी बहन है, इस प्रदेश की हर माँ माँ है, मुझे सबके लिए काम करना है। तो आप क्या मुकाबला करेंगे? 80 की 80 सीटें क्यों कह रहे हैं? 80 की 80 सीटें इसलिए कह रहे हैं कि जिन्होंने हमेशा जाति के नाम पर छला, जिन्होंने हमेशा जाति के नाम पर केवल अपने परिवार को तवज्जो दी और समाज को तवज्जो नहीं दिया, और समाज के लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया, जाति के नाम पर लेकर आए कि एक समाज केवल केंद्रित हो गया। पुलिस की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, SDM की भर्ती हो, कानूनगो की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, केवल एक ही गांव के लोग, एक ही टेरिटरी के लोग, एक ही समाज के लोग। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए, उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे आप आंकड़ा लेके कितने उनके समाज के लोगों को जगह मिली। जब ये जाति की बात करने वाले लोगों की सत्ता थी, जितने जो है ओबीसी समाज के जो और कुशवाहा समाज के लोग, उनको जगह मिली। पूरी सत्ता एक जगह विकेंद्रित होती थी, एक ही परिवार उसको चलाता था, एक ही जाति उसको चलाती थी। आज हम 80 सीटों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2019 में अशोक भाई, 2019 में सब मिलकर चुनाव लड़े थे, सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस का पीछे से समर्थन था। आपने देखा ना उत्तर प्रदेश की महान जनता ने क्या किया। उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन का स्वाद चख चुकी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें आएंगी। आजमगढ़ का चुनाव इसका सबसे बड़ा आप लिटमस टेस्ट। ओके, आपने कहा राजभर जी से, तो राजभर जी साथ हैं, उनसे भी पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन उसके पहले मैं राजकुमार भाटी जी और RR बाग जी BSP के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, आज तो जातिगत जनगणना की बात होगी, लेकिन शरद जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बड़ा साफ उन्होंने कहा कि जो लोग एक जाति को लेकर के, क्योंकि उन्होंने जो इशारा किया, उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के परिवार के सभी लोग जो है, एक ही परिवार के लोग सब जो है राजनीति में शीर्ष पर गए, पार्टी में, सरकार में शीर्ष पर गए, और उसी पार्टी के नेताओं के सब एक ही जाति के नेता जो है सब जगह दिखते थे। आज जो है चुनाव के लिए आप तमाम पिछड़ी जातियों की जातिगत जनगणना की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है साफ तौर पर। नहीं, सलाम मणि जी को वो 56 SDM की लिस्ट मिल गई क्या, जिसको मुख्यमंत्री सदन में भी कह रहे थे, और जो इन्होंने जिसका दुष्प्रचार करके 2017 का चुनाव जीता था, लोगों को भड़का के, हमारे भाई अरुण राजभर को भड़का के, दूसरी जातियों को OBC की भड़का के, सारा यादव खा रहे हैं, 56 SDM भर्ती हो रहे हैं। एक सूची, तो क्या वो सूची मिल गई है सलाम मणि भाई 56 की? मुख्यमंत्री तो नहीं बता पाए, वो तो कह रहे थे 46 में से 56 एक ही जाति के हुए थे भर्ती। कृपया बता दें, वो सूची मिल गई है क्या आपको? मिल गई हो तो उसे सार्वजनिक कर दें। वो सूची जनता के बीच में राजकुमार भाई, राजकुमार आप भी जानते हैं, आपका समाज भी आपसे सवाल पूछता होगा, उस सूची को लेकर आपका समाज भी आपसे सवाल पूछता होगा। और अच्छी बात है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपका समाज भी पूछता होगा, जब इस तरह की भर्तियां होती होंगी, थानों में चले जाइए और तहसीलों में चले जाइए, कौन किस बिरादरी के लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब भर्ती हुए थे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन केवल एक जाति को तवज्जो देना, ये कैसे 2012 से लेकर 17 के बीच में हुआ, राजकुमार भाटी जी आप भी जानते हैं। भाटी समाज भी आपसे सवाल पूछेगा क्योंकि उनके बच्चों को तवज्जो नहीं मिली, उनके बच्चे सिपाही नहीं बने, उनके बच्चे लेखपाल कानूनगो एसडीएम नहीं बने। कौन बना ये आपको भी पता है। और अनिल यादव चेयरमैन थे, ये भी बताइएगा। यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव थे जिन पे सीबीआई जांच चल रही है। इतना भ्रष्टाचार किया, ये आपको ही पता है। भाटी समाज भी आपसे पूछता होगा जब आप घर में जाते होंगे। भाटी जी बोलिए, गांव के लोग भी पूछते होंगे भाई कि भाटी जी आप इतना लड़ते हो समाजवादी पार्टी के लिए, हमारे समाज के लोगों को क्यों तवज्जो नहीं मिली? बोलिए भाटी जी, क्यों जो है एक ही खास तरह के लोग चले गए? और मैं तो कहता हूँ थानों में जाइए, तहसील में जाइए, ओके, आपको पता चल जाएगा। ओके भाटी जी जवाब दे जी। यही इनकी असलियत है, यही इनकी सच्चाई है, ये इनकी वास्तविकता है। ये झूठ बोलेंगे, अफवाह उड़ाएंगे, पाखंड करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तथ्य कोई पेश नहीं कर पाएंगे। खुली चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी है। ये उन 56 एसडीएम की सूची दे दें जो यादव भर्ती हुए थे। नंबर एक बात, इनके पास तो कोई अधिकृत लिस्ट नहीं है, ना कहीं मुकदमा चला है, ना कहीं जांच हुई है। लेकिन अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा जांच करके रिपोर्ट दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों की नौकरियां हड़पी हैं, पिछड़े वर्गों के कैंडिडेट को भर्ती होने से रोका है और उनकी सीटें छीन के जनरल कास्ट को दे दी हैं। हमारी ये यादवों से अगर इन्हें चिढ़ है, यादवों से नफरत है, यादवों से दिक्कत है, तो भारतीय जनता पार्टी यादवों को भर्ती न करती, राजभर को कर लेती, मौर्य को कर लेती, गुर्जर जाट को कर लेती, लोधों को कर लेती जो माननीय कल्याण सिंह जी की जाति है, और सैनी, कुशवाहा, ढेर सारी जातियां ओबीसी में आती हैं, प्रजापति, नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, उन्हें भर्ती कर लेते। आप तो सारे ओबीसी के हकों को मार रहे हैं, पूरे ओबीसी के नौकरियों पर डकैती डाल रहे हैं। पर भाटी जी फिर सवाल यह है कि आपके जो पिछड़े और जो बाकी जाति के लोग हैं वो आपकी समाजवादी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं? राजभर जी मेरे बगल में बैठे हैं, बीएसपी आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। मायावती बहन जी साफ तौर पर कह चुकी है वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये दूसरा सवाल है। जब मेरे पहले सवाल का जवाब पूरा हो जाता है आप दूसरा सवाल पूछ लेना, उसका भी जवाब मैं दे दूंगा। लेकिन पहले इस सवाल पे तो आ जाओ कि भारतीय जनता पार्टी केवल यादवों से इन्हें नफरत नहीं है, इन्हें पूरी ओबीसी जाति से नफरत है, दलितों से नफरत है, इन्हें अल्पसंख्यक से नफरत है। इनका हिंदुत्व केवल 15% तक सीमित है। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी सलमणि भाई कह रहे, आपने भी शुरुआत में कहा, आपने कहा, सलमणि जी ने नहीं, आपने कहा खुद कि अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात उठा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज कल्याण सिंह याद आ गए। ना, ये आप गलत कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा चुनावी रेस है, कल्याण सिंह पिछड़े और उसके बाद जाति का। ना, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे गलत कोट मत कीजिए। आपने जातिगत जनगणना की बात करके कल्याण सिंह मैंने नहीं कहा, आप अपनी बात रखिए। मेरा यह स्टेटमेंट कहीं नहीं है, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को बाद में देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। हाँ बोलिए। मेरा दावा है, मैं आपकी पीसीआर को कहता हूं, अभी सुन लें। पहली शुरुआत में आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह याद आ गए? आपके यही शब्द। नहीं, अगर ओके ठीक है, अगर मैंने कहा होगा तो मेरा भाव ये नहीं है। मैं ये सुनिए मेरी बात, मैंने जो उस पैकेज में भी कहा, बड़ा स्पष्ट कहा कि बीजेपी को भी पिछड़ों की याद आ रही है और आपको भी पिछड़ों की याद आ रही है। ये मेरा भाव है ना, कुल मिलाकर। क्योंकि ये तो तय है कि जातिगत जनगणना की बात आज अचानक से निकल कर आ रही है आपके यहां से, और इसलिए आज क्योंकि मनी, इसलिए मैंने कंटेक्स्ट में कहा। अगर हमारी बात में इतनी आपत्ति होगी, इतनी टोका टाकी होगी, तो हम कह कैसे पाएंगे अपनी बात? अरे सर, आपने मेरा नाम लेकर कहा, इसलिए मैं अपनी ओर से स्पष्ट कर दूं। मुझे भी तो हक है जब आप मेरा नाम लेकर कुछ कहेंगे तो। आपका सुनिए, आपका बीजेपी के साथ जो बैलेंस है आप करिए ना, मैं कब मना कर रहा हूं। अगर आप मेरा नाम घसीटेंगे तो मुझे भी हक है, मुझे भी एक पार्टी बन के अपनी बात रखनी पड़ेगी। बोलिए। चलो, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। ये जब पिछड़े वर्ग न्याय की बात उठाएंगे, जब दलित न्याय की बात उठाएंगे, जब हक मांगेंगे, तब इन्हें हिंदुत्व याद आएगा, तब हिंदू की घंटी बजाएंगे। क्या ये हिंदू का नारा केवल दलित और पिछड़ों के हक मारने के लिए है? 90 में भी जो लड़ाई थी, ये मीडिया का दिया हुआ शब्द है, मंडल बनाम कमंडल। मंडल बनाम कमंडल। जब मंडल आयोग लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही सरकार गिरा दी थी। भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत है ओबीसी वर्ग से और दलित वर्ग से कि इन्होंने मंडल के विरोध में अपनी ही सरकार गिरा दी थी वीपी सिंह के नेतृत्व में। अब आपकी बात पूरी होगी तो मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं राजभर जी और आर बाग जी के पास जाऊंगा। जी।
आप बताओ क्या सवाल जवाब। मेरा सवाल ये था कि आप अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ये तो लोग हिंदुत्व 15% की बात करते हैं, आप लोग तमाम पिछड़ों की बात करते हो। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, फिर जो है दारा सिंह चौहान क्यों छोड़ देते हैं, फिर राजभर जी की पार्टी जो है निषाद जी की पार्टी वो वहाँ क्यों चली जाती है? आप लोगों के साथ क्यों नहीं है वो लोग, अगर आप पिछड़ों के झंडा बरदार हैं आप लोग? इस बात का जवाब तो भाई अरुण राजभर दे देंगे और मैं पूरी तरह सहमत हो जाऊंगा उनकी बात से। आप इनसे ये पूछ लो, क्या ये चाहते हैं जाति जनगणना हो और पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण मिले? क्या अरुण राजभर चाहते हैं? क्या अरुण राजभर की पार्टी चाहती है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हक मारे गए हैं वे उन्हें? आप अरुण राजभर से जवाब ले लें, मेरा जवाब उसी में मिल जाएगा। ओके, और अरुण राजभर जी बोलिए, मैं आप सवाल पूछूं, सवाल आपके लिए खुद ही आ गया। रूप में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? चलिए ओके, आपका सवाल मैं अरुण राजभर जी को पास कर देता हूँ। भाटी जी की हताशा, भाटी जी की निराशा और भाटी जी के चेहरे पर जो भयभीत चेहरा दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब इनके लिए कोई भी विकल्प नहीं बचा है। सारे पिछड़े, सारे दलित, सारे अल्पसंख्यक, अब उसमें से इनके साथ जो तय थे कि भाई कुछ इनके स्वजाति लोग हैं, कुछ इनके यम वाई वाले में कुछ इनके साथ है, कुछ यम वाले इनके साथ है, बाकी सब ने इनके साथ छोड़ चुका है। अब ये बात करेंगे कि जातीय जनगणना, अरे भैया लंबे समय तक, वर्षों तक कांग्रेस को समर्थन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, क्या ये सब पिछड़ों के दुश्मन थे जिन्होंने जाति जनगणना नहीं करा पाई? 4 बार आपकी सरकार थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब जाति जनगणना नहीं कराई। क्या ये भी पिछड़ों के दुश्मन बने हुए थे? तब याद नहीं आए कि जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सवाल इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं और इन्होंने इस विश्व के पटल पर ओबीसी वर्ग का एक अलग पहचान बनाया है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में 40 से 42% जो अति पिछड़ा वर्ग है वो बड़ी संख्या में एनडीए के साथ खड़ा हो गया। चाहे आप चौहान उठा के देखिए, 1% भी सपा गठबंधन के साथ नहीं है। चाहे वो आप निषाद देखिए, 1% भी उनके साथ नहीं है। साक्य सैनी, माली कुशवाहा, ये 1% भी उनके साथ नहीं है। आप उठा के देखिए राजभर, 1% भी उनके साथ नहीं है। हरवंशी, बारी बंजारा, 1% भी उनके साथ नहीं है। इनके साथ बस वही है जो इनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, यम और वाई। और वाई में भी अब बड़ी संख्या में वो भी एनडीए के साथ आ रहे हैं। हाँ, 2633 जातियों का सर्वेक्षण हो गया है। भाटी जी को पता नहीं है, फोन कट गया। भाटी जी को पता नहीं है कि 2633 सर्वेक्षण हुआ है जातियों का। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई है भैया, अभी हाल ही में 31 जुलाई को आई है और वो राष्ट्रपति महोदय को पहुंच गया है। आपके काले चिट्ठे, काले कारनामे, पिछड़ों के प्रति जो आपकी हमदर्दी थी, जो पिछड़ों के प्रति आपकी नाइंसाफी थी, जो उनके हक अधिकार लूटने की जो परंपरा थी, उसका भी खुलासा हो गया। 50% आरक्षण और हर क्षेत्रों में भागीदारी अकेले 148 लोगों की क्यों होती थी भाई? बाकी 554 लोग ऐसे थे, 554 जातियां ऐसी थी जिसमें 70% हिस्सेदारी। 1680 जातियां कहां चली गई? गुमनामी की जिंदगी में आपने छोड़ दिया। न तो नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न पुलिस में भर्ती किया, न लेखपाल में भर्ती किया, न एसडीएम बनाया, डीएम बनाया, न एसपी बनाया। किसी स्थान पर तो उनको स्थापित नहीं किया। तब बात ये ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी जब कहती है कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी पीछे खड़ा होकर के उसका विरोध करने लगती है। नहीं नहीं, ये लागू हो जाएगा तो अति पिछड़ों का कल्याण हो जाएगा। अरे बाबूजी तो यही चाहते थे वंचित वर्गों का कल्याण हो। मैं उनको नमन करना चाहता हूं, वो सर्वमान्य नेता थे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी। इस उत्तर प्रदेश में जो मिसाल कायम किए थे, उससे पिछड़ों वर्गों में एक जागृति पैदा हुई थी। आपने तो उनको उनके साथ भी धोखा किया, स्वर्गवास में चले गए, आप उनके यहां नमन तक करने नहीं गए। और वहीं देखिए सर्वमान्य नेता के बीच स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी क्या सारे नेता पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। ये होता है संस्कार, ये होता है पिछड़ों का सम्मान। लेकिन आपका चेहरा उसी समय उजागर हो जाता है। आज किसी भी थाने में जाओ, 4 बार की सरकार थी, एक राजभर दरोगा बता दो आपकी सरकार में बने हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कहां बनाए थे आप? एक टिकट बता दो आप उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में एक बंजारा को आपने टिकट दिया हो। हर विधानसभा में 40,000, 50,000, 80,000, 90,000 वोट है। वोट फ्री में चाहिए। नहीं देंगे नहीं बनाएंगे, राज्यसभा नहीं बनाएंगे। ओके अरुण जी मैं आर बाग साहब के पास चलता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा अरुण राजभर जी, रुकिएगा 1 मिनट, क्योंकि देखिए मैंने तो सवाल पूछा नहीं था, राजकुमार भाटी जी ने सवाल पूछा,
बोला अरुण राजभर जी ने। अरुण राजभर जी शांत हो जाइए, शांत हो जी, अब मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। मैं आर बाग जी के पास जाऊँ। आर बाग जी, ये पूरी जो लड़ाई है, सवाल ये है कि ये इस लड़ाई में 80 सीटों की लड़ाई है, इस लड़ाई में बीएसपी कहां खड़ी है? क्योंकि बहन मायावती जी का अपना एक वोट बैंक है, और जब तक वो अखिलेश यादव आज 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बहन मायावती 60 थी तब भी 80 सीटें नहीं जीत पाए। अब तो बहन मायावती अलग खड़ी हैं, तो 80 सीटें वो जीतने की बात, बड़ी बड़ी बात है। कितना आपको लगता है कि वो यहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, मूल मुद्दे पे हम लोगों को आना चाहिए कि 20-80 सीट की बात कर रही है, हिंदी गौरव दिवस मनाई जा रही है। आपको मैं ले चलो, मंडल आंदोलन में चला था, बीएसपी के जो संस्थापक माननीय प्रकाश साहब ने जो नारा दिया था, मंडल कमीशन को लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। देश भर में तमाम हजारों संख्या में मीटिंग हुई थी, तो ओबीसी को जन जागृति हुआ, ओबीसी में एक लीडर पैदा हुए, तो उसी को ही विरोध करने के लिए एक ओबीसी को खड़ा किया गया, माननीय कल्याण सिंह जी या उमा भारती जी। अगर आज मैं कहूंगा राम मंदिर तो बन गई है, राम मंदिर ट्रस्ट में कितने ओबीसी है, कितने कैबिनेट मिनिस्टर है, सेंटर में भी ओबीसी प्रधानमंत्री है, और आप माननीय कल्याण सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि उन्होंने भी कई मामलों में जन जागृति की। मगर जो खास सवाल है हम लोगों के सामने, समाजवादी पार्टी का ले लीजिए, या बीजेपी का ले लीजिए, या कांग्रेस का ले लीजिए, या अभी जो दल बदलू स्टैंड रखने वाले पार्टी है, ये तमाम इनका जो स्टैंड क्लियर हो चुकी है। बीएसपी एकमात्र पार्टी है जिसने पूरे देश में जनचेतना के माध्यम से ओबीसी जातियों को, उनको हौसला दिया, इनको ताकत दी, और उनकी राजनीतिक मायावती बहन जी खड़ी कहां है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। मेरा सवाल 80 सीटों को लेकर है, 80 सीटों को लेकर के मायावती जी की स्ट्रैटेजी क्या है? हमें कमरे में खाली कमरे में बंद है। 80 पे 80 में सार्वजनिक शिकाय का जो नारा है, सबको लेकर साथ लेने का जो बहन जी का जो स्टैंड क्लियर है। आज ओबी के जनता को ये तमाम 80 सीटों की जो बात कर रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ हैं ये सारे लोग? अरे आप किसके साथ है सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले मैं बहन जी से पूछा, क्योंकि पूरा देश कंफ्यूज है, पूरा देश कंफ्यूज है। आप बार बार इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं सीधा सुनिए बाग साहब, आर बाग साहब सुनिए, आर बाग साहब सुनिए एक मिनट, मेरा मूल जो आज, एक मिनट आर बाग जी सुनिए मेरी बात, मेरी आज की मूल डिबेट 80 सीटों के ऊपर केंद्रित है। मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, 80 सीटों की लड़ाई में मायावती जी कहां खड़ी हैं? मेरा सीधा सवाल यह है। यूपी में खड़े हैं सर, 80 सीटों पे हम लोगों का हार, ऐसा कोई सीट नहीं है जहां पे हम लोगों को लोग आदर प्रेम वोट नहीं देते हैं, अपने कमरे में बैठी हैं। पे कह रहा हूँ, क्या यूपी के 80 सीट में जो जनता है, संविधान को जो लोग बदलने के लिए बात कर रहे हैं, अभी विवेक देवराय जी ने संवैधानिक पोस्ट पे रहकर उन्होंने कहा कि हम संविधान को, नई संविधान की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि यूपी की जनता ऐसे लोगों को साथ देंगे? अरे आर बाग जी सुनिए, आर बाग जी सुनिए, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है। आप लोग क्या है ना, आप लोग जो है नैरेटिव खड़े करने में, बनाने में बड़े तेज लोग थे। सुनिए मेरी बात, नहीं आर बाग जी सुनिए मेरी बात, मेरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आर बाग जी सुनिए मेरी बात सुनिए, आर बाग जी मेरी बात सुनिए। आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है और मुझे भी इतनी समझ है, तो मुझे मत बताइए आर्टिकल लिखने से कोई संविधान बदल देगा। आज कांग्रेस कह रही है बाबा साहब का, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी डिबेट में जो मैं पूछ रहा हूं उसको आप बात करें, आप अन्यथा के नैरेटिव मत, क्योंकि अभी अरुण राजभर जी, आप 80 सीटों पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरुण राजभर जी साफ तौर पे कह रहे हैं बंद कमरे में बैठी है मायावती जी, और वो कौन नहीं जानता बंद कमरे में बैठी हैं, कौन नहीं जानता बीएसपी की स्थिति क्या है। मुझे पिछले चुनाव के आंकड़े आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे आज के सुनिए मेरी बात, मैंने आपसे आज के कंटेक्स्ट में सीधा सा सवाल पूछा कि बीएसपी कहां खड़ी है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या इंडिया अलायंस जो कहता है कि हम 80 सीटों पर, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 80 सीटों पर जीतेंगे, इंडिया अलायंस 80 सीटों पर जीतेगा, क्या बहन मायावती वहां पर खड़ी हैं या बहन मायावती उससे अलग? क्योंकि बीजेपी के आप खिलाफ है मैं जानता हूं, लेकिन स्थिति यह स्पष्ट करनी है कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं, ये जानना चाहते हैं, ताकि मैं फिर आगे डिबेट को बढ़ा सकूं। आपकी ताकत कहां लग रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। सर हम जनता के साथ खड़े हैं, ये हवाई बातें
जो ये जो फेंकते रहते हैं, इनके बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इनके नीति और नियत में खोट है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से वो क्लेम करते हैं कि हम अच्छे से जीत रहे हैं। ओके, ठीक है। मगर बात है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा का जो संविधान है, जनता जनार्दन ने फैसला कर लिया है कि अब आप कमरे में बैठे रहिए। ओके, मैं इसी पर आ रहा हूँ। सुनिए सर, सुनिए, अब सुनिए, मैं इसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मेरे एक मिनट रुकिएगा सर। सवाल यहाँ पर अगड़े पिछड़े वोट का नहीं है। मैं ये हम लोग ना जातिगत आधार पर हम जाकर वोटों की काउंटिंग करते हैं ना उसकी बात करते हैं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था, ताकि डिबेट को मैं यहाँ से जब आगे बढ़ाऊंगा ब्रेक के बाद, तो मैं एक आंकड़ा सिर्फ जनता के बीच रख दूं। वो आंकड़ा 2019 का है, और 2019 में माइनस बीएसपी, आज जो इंडिया अलायंस बना है, माइनस बीएसपी, उस पूरे अलायंस के पास लगभग 26% वोट थे, और बीजेपी के पास, अपने पार्टियों के गठजोड़ के साथ बीजेपी के पास 51% वोट थे। मैं इसीलिए इस चर्चा कर रहा हूं। ये जो 80 सीटों की दावेदारी दोनों तरफ से हो रही है, ये दावेदारी किसकी कितनी मजबूत है, क्योंकि 2024 के चुनाव में असली लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में होगी। इसलिए मैं इस आंकड़े पर आऊंगा। बीएसपी करीब 19% थी, 26% जो है जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनके पास था, और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 51% वोट पर थी, यानी कि आधे से ज्यादा। इस आधार पर 80 सीटों की जो लड़ाई होगी, वो कैसी लड़ाई होगी, आऊंगा उस पर इस ब्रेक के बाद। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो, 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जय श्री राम और कल्याण, 80 सीटों का संग्राम। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी हैं, और उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है, उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो लड़ाई है यहीं से शुरू होती है और दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से, RR बाग बीएसपी के नेता हैं, अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह सपा के महासचिव हैं। शलभ मणि जी, जब आप 80 सीटें जीतने की बात करते हैं, मैंने अभी आंकड़ा जो है वो सामने रख दिया, लेकिन जब 51% वोट आपको मिले थे, 51.18, तब भी आप 61-62 सीटें जीत पाए थे। आज आप 80 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं, और ये बात ठीक है, ये बात सभी राजनीतिक विश्लेषक जो हैं इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है यहां इसकी सीटें बढ़ें, क्योंकि देश में अगर कहीं और नुकसान हो उसकी भरपाई यूपी से कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि 62 से सीधा 80, चलिए मान लीजिए 80 आपने महत्वाकांक्षी बात की, लेकिन पिछली बार जितनी 71 या 75 सीटें जीतना, आपको लगता है मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अलायंस जो है इकट्ठा हो रहा है आपके खिलाफ?
देखिए अलायंस तो 2019 के चुनाव में भी इकट्ठा हुआ था, आपने देखा था। और जब 2019 के चुनाव में अलायंस हुआ था तो आपने उत्साह भी देखा होगा नेताओं का, किस प्रकार का उत्साह था। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब तो 80 की 80 सीटें मार के ले जाएंगे और तमाम तरह के दावे कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है अशोक जी, उन्होंने एक बार सुशासन का स्वाद चख लिया है। अभी मेरे भाई भाटी जी बोल रहे थे कि साहब नफरत है, नफरत। अरे नफरत क्या बोलती है भाटी जी, नफरत उसको बोलते हैं कि जब एक दलित परिवार से आने वाली बेटी बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनको गेस्ट हाउस के भीतर पीटा जाता है, उनको जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता। इसको बोलते हैं नफरत। नफरत उसको बोलते हैं कि जब एक गरीब परिवार से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके किन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, ये प्रदेश की जनता है। नफरत उसको कहते हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर जी आपकी धोखेबाजी से परेशान होकर, आपकी धोखेबाजी से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उनके बारे में सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के लोग क्या क्या लिखते हैं, नफरत उसको कहते हैं। आज दारा चौहान जी आपको छोड़ के आ चुके हैं, आज धर्म सिंह सैनी जी ने आपकी पार्टी छोड़ दी। ये तमाम सारे वो नाम हैं जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि किस प्रकार की नफरत समाजवादी पार्टी की ओबीसी समाज के बाकी लोगों के साथ है, वो सबको दिखती है। और सबसे ताजा उदाहरण ले लीजिए अशोक जी, अभी आजमगढ़ का चुनाव, उसमें आपकी दोनों बातें आ जाएंगी। आजमगढ़ का चुनाव हुआ, आजमगढ़ के चुनाव में भी भाटी जी कहते यादव समाज की बात कर रहे थे। अरे भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के बेटे को लड़ने के लिए भेजा और उस बेटे को भेजा जो ई रिक्शा चलाता था और ई रिक्शा चलाते हुए अपना कैरियर बढ़ाया। एक गाना गाते गाते आज निरहुआ यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो अपनी संघर्ष की वजह से बढ़े। निरहुआ यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, आपने किसको भेज दिया? आपने राजकुमार को भेजा। कहां से? बदायूं से। जनता ने जवाब दे दिया आजमगढ़ की जनता किसके साथ खड़ी हुई? गरीब के बेटे निरहुआ यादव के साथ। और इसलिए देखिए ये लिटमस टेस्ट था, मैंने कहा लिटमस टेस्ट था अशोक जी। 80 की 80 सीटें हम कैसे जीतेंगे? आज यादव समाज हो, कोई समाज हो, राजभर समाज हो, सैनिक समाज हो, कुशवाहा समाज हो, प्रजापति समाज हो, उच्च शिक्षा में प्रजापति समाज के अभी देखिए मुख्यमंत्री जी ने उनको पद दिया है, उनको लाल बत्ती दी है। तो इस प्रकार की जो सबको साथ लेकर चलने का जो प्रयास हो रहा है उसने सभी समाज के लोगों ने देखा है। और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को कुछ खास लोगों से छोड़ के बाकी सबसे नफरत है। और वो कुछ खास जो किसी जाति के नहीं है, वो कुनबे के लोग हैं, वो परिवार के लोग हैं। अक्षय यादव जी भले चुनाव हार जाए, देखिए अशोक जी बस 5 सेकंड, अक्षय यादव जी चुनाव हारे फिरोजाबाद से, डंके की चोट पे चुनाव हारे। कोई और समाजवादी पार्टी का यादव कार्यकर्ता चुनाव हारा होता तो क्या शिवपाल जी इस तरह लेके खड़े होते? क्या ये प्रत्याशी बनेगा? उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि कुनबे से नहीं, उनमें से जो चुनाव हारा उसको दोबारा से भेज दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये ना यादव समाज के हैं, ये ना ओबीसी समाज के हैं, ये ना दलित समाज के हैं। इनको बस एक चाहिए, परिवार चाहिए, परिवार चलना चाहिए। तो ये जनता समझ चुकी है अशोक भाई। और आप देखिएगा 80 की 80 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया, हमने नहीं तय किया। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मोदी जी अब आप पीछे हटो, योगी जी अब आप पीछे हटो, हम आगे हैं, अब 80 की 80 सीटें लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा अतीक अहमद के साथ जो लोगों ने हत्या की, कौन मारा गया? संदीप निषाद, हमारा कांस्टेबल बेचारा गरीब परिवार का, निषाद परिवार का बेटा मारा गया। आंसू किसके लिए बहा रहे थे? अतीक अहमद के लिए, उसके शूटरों के लिए। हम डंके की चोट पे निषाद परिवार के साथ खड़े हुए। ओके भाटी जी बीजेपी जब 80 सीटें कहती है तो सही में मतलब ऐसा लगता है, मतलब आज के चुनाव में तो चुनाव से पहले हर पार्टी कहती है हमारी इतनी सीटें, वो तो हम सब जानते हैं, एक पॉलिटिकल जो है एक पोस्चरिंग होती है। लेकिन बीजेपी जब 80 सीटें कहती है तो फिर भी लगता है कि कहीं भाई 62 सीटें 71 सीटें जीतने वाली, क्योंकि कभी किसी ने यह भी कल्पना नहीं की थी कि 71 सीटें जीत जाएगी 2014 में, लेकिन 71 तक तो वो पहुंच गए, ऑलरेडी पहुंचे हैं। सवाल है जब समाजवादी पार्टी कहती है 80 सीटें जीतेंगी तो उसका कोई बेस तो होना चाहिए, क्योंकि बेस तो फिर मैं कह रहा हूं कि आपकी जो वोट परसेंट है वो 26.46% मैक्सिमम, वो भी आपका अकेले नहीं, आपके पूरे अलायंस का। उस आधार पर 80 सीटें कैसे आप कहते हैं? अशोक जी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लोकतंत्र में जनता सरकार की परफॉर्मेंस देखकर, सरकार के काम देखकर, उसकी उपलब्धियां देखकर मन बदलती रहती है। हमसे नाराज थी, हमें हरा दिया, कांग्रेस से नाराज थी, कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन आपने जो कहा कि इतनी परफॉर्मेंस पे कैसे 80 का दावा कर सकते हो, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी को 15% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायक जीते थे और 129 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी 2 साल बाद 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीती, 71+2, 71 बीजेपी जीती सीधे। और हम 2022 में हम
111 सीट जीते हैं और हमें 37% वोट मिला है। और हमारे केवल मुश्किल से कितने 50-40 कैंडिडेट होंगे जो तीसरे नंबर पर रहे, वरना जहां हारे हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो जब ये 15% वोट पाके 129 प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा के 47 विधायक जिता के 73-71 तक पहुंच सकते हैं, तो हम 111 विधायक 37% वोट की पार्टी 80 की उम्मीद क्यों नहीं कर सकते? भाटी जी आप बहुत सुलझे हो। मैं मेरा सवाल आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आप बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता, इसलिए मैं आपसे पूछा जो आपने उदाहरण दिया। मैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़े जाते हैं आपको। और 2014 का चुनाव आप अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी अगर वहां जीती तो उत्तर प्रदेश के किसी नेता की वजह से नहीं जीती थी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी देश के सामने एक बड़ा चेहरा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 71 सीटें दी। सवाल यह है कि आज अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपका जो अलायंस है उसमें कोई चेहरा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कौन चेहरा होगा। राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है, वो अमेठी से कह दिया गया है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये तय है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर आपका कहना ये कितना सही है, आप उसको जस्टिफाई करें। नहीं, आप बेशक ये ठीक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 85% समाज की उम्मीदों का चेहरा बन चुके हैं। 50% आबादी को अखिलेश यादव से न्याय की उम्मीद है। जो मैंने सवाल उठाया था कि पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मैंने किया, उदाहरण दिया। मैं 2-3 उदाहरण और देना चाहता हूं। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसरों की भर्ती हुई, 11 मुख्यमंत्री जी की जाति के, जो मुख्यमंत्री जी अपने आप को संत कहते हैं। पहले जब भर्तियां होती थी तो ब्राह्मण ज्यादा आते थे, ब्राह्मण और कायस्थ ये लोग पहले से बहुत प्राचीन समय से पढ़े लिखे होते हैं, ये ज्यादा आ जाते थे, वैश्य जाति के लोग भी। लेकिन अब जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हीं की जाति में योग्यता पैदा होने लगी। बांदा यूनिवर्सिटी में केवल एक ओबीसी और केवल एक एससी। दूसरा उदाहरण दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर में, ये मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में है। 68 प्रोफेसर्स की भर्ती हुई, 68 में 41 राजपूत, 17 ब्राह्मण, 3 वैश्य, केवल 7 ओबीसी, एसटी और एसटी तीनों मिलाकर 7। ओके, केवल आप चेक करा लेना। ये जो अन्याय है राज्य में, उत्तर प्रदेश में 31 विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी के वीसी 12 ब्राह्मण हैं, 10 क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, 2 वैश्य हैं, 2 कायस्थ हैं, 1 भूमिहार है, 4 में सब निपटा दिए, ओबीसी, एससी और एसटी। ये जो न्याय 85% वर्गों के साथ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की आड़ लेकर, हिंदुत्व का नारा देकर भावनात्मक शोषण कर रही है उस 85% वर्गों की, उनकी शिक्षा छीन रही है, उनका मान सम्मान छीन रही है, अधिकार छीन रही है। उसके प्रति अब ये वर्ग जागरूक हो चुके हैं। सर, हिंदुत्व से आपको इतनी सर वो बार-बार हिंदुत्व कर रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व 15%। मैं देख रहा हूं आज तो आपके भी नेता जो है, मैं आपके प्रवक्ता को देख रहा था, आज तो आपके नेता भी जो है भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगाकर वो जो है वो कर रहे हैं। और क्योंकि आपने, अब मैं इसको ये नहीं कहता, मैं हो सकता है कि बीजेपी का नेता हूं, मैं नहीं किसी को कह रहा, लेकिन आज जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण लोगों में गुस्सा है। रामचरितमानस को गाली दे देना, फिर आप हिंदुत्व बीजेपी का हिंदुत्व रामचरितमानस नहीं है, लेकिन रामचरितमानस आपकी पार्टी में आके एक नेता रामचरितमानस का अपमान करने लगता है, तो फिर सवाल है कि इसको कैसे देखें। सलमणि भाई को यही समझाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व जब मजबूत होगा, जब 100% हिंदुओं की बात करोगे। ओके, आप 15% हिंदुओं की बात क्यों करते हो? राम कृष्ण से हमारे क्या बैर है? राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, हम भी आराधना करते हैं, हम भी कृष्ण की आराधना करते हैं। हमारे घर में भी तो पूजा पाठ इन्हीं की पद्धति से होता है, जो सलमणि की पद्धति से होता है। लेकिन ये केवल उसको हिंदू मानते हैं जो बीजेपी को वोट देता हो। ओके, तो ये मैं अरुण राजभर से अरुण राजभर, जो भाटी जी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनकी उम्मीदों का चेहरा अखिलेश यादव बन गया, और वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हिस्सेदारी नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, फिर आप क्यों वहां जाकर बैठ गए?
देखिए, हम तो भाटी जी को भी हिस्सेदारी दे रहे हैं, इनके गांव में भी लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है, बशर्ते बस जो भाटी जी की इच्छा है वो भाटी जी को नहीं मिल पा रहा है, जो भ्रष्टाचार करने का जो इच्छा बना है। इनका जो यूपीए था, जिस गठबंधन में लोग शामिल हैं, यूपीए नाम क्यों बदला गया था? क्योंकि उसमें करप्शन का एक फेरिस्ट लंबी थी, करप्शन का एक बड़ा एक चिट्ठा था, और उस करप्शन को छुपाने के लिए, काले कारनामे को छिपाने के लिए यूपीए का नाम बदल करके INDIA रखा गया। क्यों रखा गया? इसके पीछे वजह है कि ये सोच रहे हैं कि मैं मोदी जी का मुकाबला कर लूंगा। आप बता दीजिए भाटी जी के पास उत्तर प्रदेश में कौन ऐसे लोग हैं जो इनको वोट देना चाहते हैं? आप बता दीजिए कि इनके पास वही लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं। चौहान इनके साथ है नहीं, निषाद इनके साथ है नहीं, राजभर इनके साथ है नहीं, पटेल इनके साथ है नहीं, लोध इनके साथ है नहीं, कुशवाहा इनके साथ है नहीं, और ये बात कर रहे हैं कि हम आज की डेट में 70% मतदाता भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा है। अब ये जो 30% बच रहा है उसमें भी मेरी हिस्सेदारी बनेगी, उसमें भी बंटवारा हो जाएगा। अभी इनका ही उदाहरण देखा जाए, श्री केजरीवाल साहब गए छत्तीसगढ़ में, क्या कर रहे हैं? मैं कांग्रेस को खत्म करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जाती है, कहती है ममता बनर्जी को मुझे खत्म करना है। ये बेचारे हाथ तो मिला लेते हैं लेकिन दिल नहीं मिला पाते हैं, और न इन लोगों का दिल मिल पाता है, क्योंकि इनके मानसिकता में सिर्फ सत्ता का लालच है, भ्रष्टाचार का लालच है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जब से आए हैं एनडीए के साथ से, आप उठाकर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अलग हो गया है। अब इनके पास सपा भी गठबंधन करके भी एक भाई साहब कह रहे थे कि दल बदलू। अरे भैया, आप भी बसपा सपा गठबंधन किए, क्यों अलग हो गए? सपा कांग्रेस से गठबंधन की, क्यों अलग हुए? बसपा बीजेपी से गठबंधन की, क्यों अलग हुए? ये बात मुझे लगता है आज की तारीख में किसी को दल बदलू तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबकी जो है कड़ियां खुल जाती हैं, तो किसी को दल बदलू कहकर, सबके जो है अपने अपने इतिहास है, इसलिए किसी को दल बदलू नहीं कहना चाहिए। अपनी अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन रुकिएगा अरुण जी, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आर बाग जी और शलमणि जी के बाद थोड़ा वक्त है मेरे पास, मैं आपको वक्त दूंगा, कोशिश करूंगा भाटी जी को भी वक्त दूं, लेकिन उस छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रेम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। जय श्री राम और कल्याण, 80 सीटों का संग्राम। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर बाग, एक बार फिर 80 सीटों में से मैं अगर आपसे कहूं BSP, बाग जी नहीं 80 दे, शलमणि त्रिपाठी में आपकी ओर सीधा रहा हूं। शलमणि त्रिपाठी, 80 सीटें जीतने के लिए आपको सबको एक रेनबो
कोalition बनाना पड़ेगा। पर भाटी जी कह रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व है वो सिर्फ जो है 15% लोगों का हिंदुत्व है। शलभ मणि जी, शलभ मणि जी को स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। शलभ मणि जी, अशोक जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी शलभ मणि जी, मैंने कहा कि भाटी जी कह रहे हैं आपका जो हिंदुत्व है वो 15% लोगों का हिंदुत्व है, और इसीलिए जो है अगर आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं तो आपको तो विस्तार देना पड़ेगा ना। अशोक जी मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, पर मैं इतना समझ सकता हूं कि आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह की परिस्थितियां हैं। 2017 के पहले किस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में था, 2014 के पहले किस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से दंगे होते थे, आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, किस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में जाट भाइयों के साथ क्या हुआ, ये तमाम सारी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है। और इसीलिए हमारे पास तो प्रॉपर फीडबैक है, हमारा होमवर्क है, हमारी अपनी प्रतिबद्धता है, कार्यकर्ता साथियों के साथ जो उत्साह है, हम पूरी तौर पर मुतमईन है, पूरी तौर पर आश्वस्त हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, योगी जी की सरकार को समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा। 80 की 80 सीटें देकर उत्तर प्रदेश की जनता हमें प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ओके, आर बाग जी, आपका कैलकुलेशन क्या है? आपके बीएसपी कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए सर, मेरा कहना ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपना पत्ता पहले नहीं खोलती। यही बहुजन समाज पार्टी का अपनी एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार को गिराया। अभी जहां पर पूरे देश की बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पूरे देश पे नजर है, पूरे देश पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन। साउथ पे जहां बात करें, कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी वहां से गायब, साउथ में इनका लगभग खत्म। ये 3 सीट पे, जहां पर मध्य प्रदेश पे, महाराष्ट्र पे और बागी यूपी पे रहे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है और आप कर्नाटक इधर उधर चले जाएंगे तो मेरी डिबेट भी, मेरे पास समय भी नहीं है। और दूसरी बात यह है, आप कर्नाटक की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, तो फिर लगता है बीएसपी ने कहां झंडे गाड़े हैं पिछले कुछ 2, 4, 5 सालों में, जरा मुझे बता दें तो मैं फिर आपकी बात को कर्नाटक तक अगली डिबेट में कर्नाटक और हिमाचल पर बीएसपी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर भाटी जी, आपका आखिरी कमेंट 30 सेकंड सिर्फ। कहना चाहता हूं कि आज कल्याण सिंह जी का भी वो है जन्मदिन मनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी। तो कल्याण सिंह जी ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी। हाँ। और ये उन्होंने क्यों छोड़ी थी, कारण क्या पता? उस समय की मीडिया रिपोर्ट देखी नहीं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्गों का सम्मान नहीं है, और उन्होंने आवाज उठाई थी। और राम मंदिर आंदोलन जो अयोध्या में था, उसमें तमाम पिछड़े नेता ही उसके अगवा थे। ओके, माननीय जी, उमा भारती जी, ओके सर, मेरे पास ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जल्दी से अरुण राजभर जी, 30 सेकंड में आपका कमेंट। क्या बीजेपी में हिस्सेदारी मिल रही है? क्योंकि वो फिर कह रहे हैं कि बीजेपी में हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए छोड़ा कल्याण सिंह ने। अरुण जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को हिस्सेदारी मिल रही है। जिसका वोट बड़े संख्या में यंग वाई का इन्होंने लिया, उसको भी हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। इनके आवास बना रहे हैं, इनका शौचालय बना रहे हैं, इनको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, इनको भी हम दवाई के लिए पैसा दे रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे प्रदेश के हर गरीब के कल्याण के काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हताश हो गई है, क्योंकि उनके साथ जनता का विश्वास ही नहीं रह गया। जनता का विश्वास गुंडागर्दी करने से, अराजकता करने से और इनके लोगों की अशोभनीय बातें करने से जनता का जो मन है वो एनडीए के साथ खड़ा हो गया है। ओके अरुण जी, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अरुण जी, समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाटी जी, शलभ जी और आर बाग जी, आप सबका शुक्रिया। कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तो चुनाव की जो है बिगुल भी नहीं बजा, अभी चुनाव जो है करीब 200 दिन दूर है, लेकिन यूपी का माहौल जो है गरमाने लगा है, जिसलिए जूता कांड हो रहा है, स्याही कांड हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होगा, 80 सीटें दांव पर है, और इसीलिए हम आज 80 सीटों के इस दाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज के लिए इतने, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।